नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 7 में व्याकरण में से एक नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम था वर्ण विचार, जिसमें मैंने आपको पहले, दूसरे और तीसरे पृष्ठ तक पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको कितने वर्ण होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनियों के बारे में और स्वरों की मात्राओं के बारे में जानकारी दे दी थी। और साथ ही दूसरी एक वीडियो में मैंने आपको वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी थी। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब अगला हमारा जो शीर्षक है वो है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? कल हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली, आज हम व्यंजनों के बारे में जानकारी लेते हैं। पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी व्यंजन की। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें उच्चारण करते समय स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। इसमें अब हम हिंदी वर्णमाला में मैंने ऊपर आपको 3-4 चीज़ें बताई थी। अयोगवाह, संयुक्त अक्षर, आगत ध्वनियाँ, ये व्यंजनों में शामिल नहीं होती, उनकी गिनती नहीं की जाती। व्यंजन केवल जो हैं वो 37 हैं। इसके अतिरिक्त ये देखिए लिखा भी हुआ है कि संयुक्त व्यंजन और ड़ और ध्वनियों की ध्वनियाँ भी व्यंजनों में ही आती हैं। अब होता क्या है व्यंजन, इसको हमने कितने भागों में बांटा है? पहले तो हम ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनका एक नाम है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं और आगत वर्ण जो हैं वो भी 3 ध्वनियाँ हैं। जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन यानी ये क वर्ग, च वर्ग से लेकर प वर्ग तक, इसके जो आखिरी 5वां अक्षर होता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अण, ञ, अण, न, म। फिर से देखिए, अंग, अन्य, अण, न और म। ये पंचम अक्षर, हर वर्ग का पंचम अक्षर, इसको पंचाक्षर बोलते हैं। इसके अलावा ये अड़ और ढ की ध्वनियाँ भी व्यंजनों में शामिल हैं। अब आपने फिर से समझ लिया कि ये सारे व्यंजन हैं जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। अब इनके बारे में विशेष जानकारी क्या है? ऊपर लिखित सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। ये देखिए जहाँ पे जो क है, क के नीचे हलंत नहीं है। ठीक है। इसमें अ की ध्वनि ऑलरेडी शामिल है। कल मैंने आपको जो वर्ण विच्छेद करवाया था, अगर हम क ध्वनि का वर्ण विच्छेद करें तो क यानी क के नीचे हलंत प्लस अ होगा। ठीक है। तो इसमें अ मिला हुआ है। अरहित व्यंजन लिखने के लिए नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है। अगर हम क बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि शामिल हो जाती है और हलंत हट जाता है। ऐसे ही हम अगर घ बोलेंगे तो घ के नीचे हलंत हट जाएगा और अ का व्यंजन ऑलरेडी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हलंत लगा हुआ है तो हम अ की आवाज़ नहीं बोलेंगे, तब हम उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, यानी आधा स्वर हलंत लगा के। ड़ तथा ढ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में होता ही है, हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं। इसका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, तगड़ा, पढ़ाई, चंडीगढ़। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप में, जैसे हम र लिखते हैं, ये इसका मूल रूप है। ठीक है। एक स्वर रहित होता है, यानी शीर्ष पे लिखा हुआ, जिसको हम रेफ र बोलते हैं। ये शीर्ष पे जो जाता है रेफ रहित। उसके बाद एक र होता है जो पैर में लगता है, नीचे से गोल व्यंजनों के साथ, जैसे राष्ट्र। ये आप इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं,
ये जो र है स्वर रहित नीचे गोल व्यंजनों में ट जो है गोल व्यंजन है, इसके नीचे ये र लगा हुआ है। जैसे रमन, कर्म। अब कर्म देखो ऊपर रेफ र है, दूसरा है पदेन र जो क्रम में क के नीचे लगा हुआ है, और तीसरा राष्ट्र के नीचे लगा हुआ है। ऊ तथा ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम गुरु, पुरुष ऐसे शब्द लिखते हैं तो जो ऊ की मात्रा है र के नीचे ना लगकर र के पीछे लगाई जाती है। जैसे सामने देख रहे हैं, अगर छोटा रू है तो ये देखिए छोटे रू की मात्रा, बड़ा रू है बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो बड़े ऊ की मात्रा की शेप दी जाती है घुमाकर, और छोटे ऊ की मात्रा बिना घुमाए। ये आप देख पा रहे हैं र के पीछे ऊ की मात्रा जो है वो बिना घुमाए है, और बड़े ऊ की मात्रा घुमाकर लिखी जाती है, जैसे हम बड़े ऊ की लिखते हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है। ये बात मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे श के साथ ऊ की मात्रा लग जाएगी तो वो बन जाएगा शूल, यानी किसी वर्ण के साथ जो मात्रा लगा दी जाए उस व्यंजन उस वर्ण के साथ वही मात्रा की आवाज बोली जाएगी। जैसे शूल है, टूल है। शोला में अगर हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं तो श के साथ ओ की मात्रा बोली जाएगी शोला, कोला। ठीक है। यदि शब्द में वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना हो तो वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे ये देखिए स्वाद, ये अशुद्ध शब्द है, इसको हम बोल लेंगे स्वाद। अगर हम शुद्ध बोलना जानते हैं तभी हम शुद्ध लिख पाएंगे। ऐसे ही मूंगफली शब्द बच्चे बोलते हैं मूंगफली, जबकि उसका सही शब्द है, सही उच्चारण है मूंगफली, मूंगफली। ठीक है। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के हम भेद लगाते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था स्पर्श व्यंजन जो क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग वाले हैं, क से लेकर म तक। ठीक है। ये 25 व्यंजन है। हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और ये 5 वर्ग होते हैं, इसलिए 25 व्यंजन। 5 × 5 25। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ ये हमारे स्पर्श व्यंजन, ये देखिए ये लिख रहे हैं आपको क ख ग घ ङ, ये क वर्ग की पंक्ति है, ये च वर्ग की पंक्ति है, ट वर्ग की पंक्ति, त वर्ग की पंक्ति और प वर्ग की पंक्ति। ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन जो मात्रा में 25 होते हैं, काउंटिंग में 25 है। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये हैं य, र, ल, व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ठीक है। अब इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, ऊपर से हम दोबारा से पढ़ के आते हैं। स्पर्श व्यंजनों का नाम स्पर्श क्यों पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजनों को जाना जाता है। जैसे क पंक्ति वाले व्यंजन क वर्ग कहलाएंगे, च पंक्ति वाले व्यंजन च वर्ग कहलाएंगे। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बनते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है अंत। ठीक है। मध्य बीच स्थ, यानी बीच में स्थित। ठीक है। मध्य कासा होता है, मतलब उनका जो उच्चारण जो होता है उस समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। यह 4 प्रकार के होते हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी अंत इज इक्वल टू मध्य या बीच में स्थ स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, यानी ना तो वो पूरा स्वर होता है ना पूरा व्यंजन होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 व्यंजन होते हैं। इन्हें आप बोल के देखिए। य, र, ल, व। इसमें जीवा किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और जब उसमें रगड़ पैदा होती है
घर्षण पैदा होता है तो ऊर्जा यानी ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है और उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ये व्यंजन भी 4 हैं, जैसे श, श, स, ह। अब आप इनको बोल के देखिए तो हवा जो है रगड़ खा के आपके मुख से बाहर आ रही है और रगड़ खाने से उसमें गर्मी और ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस तरह कर सकते हैं? उच्चारण के हिसाब से। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन होते हैं जो गले से निकलते हैं, जब हवा गले में से रगड़ खा के निकलती है। इसमें मुख के किसी भाग से रगड़ नहीं लगती है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। आप इसको बोल के देखिए, ये गले में से आवाज निकल रही है। दूसरा होता है तालव्य। तालव्य यानी हमारे जो मुख का अंदर का ऊपर का हिस्सा है, तालु जिसको कहते हैं, उससे टच करके जो व्यंजन बोले जाते हैं, उससे स्पर्श करके छू कर जो व्यंजन बोले जाते हैं, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य। ठीक है। उसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के अगले भाग से, जब हमारे दांतों के पीछे का जो हिस्सा है ना कठोर वाला मूर्धन्य, उसके साथ जीवा टच करती है, स्पर्श करती है। इसको बोल के देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड़, अढ़, र, स। अब आप देखिए, जो आपकी जीभ की टिप है, जो अग्रभाग है आपकी जीवा का, आपके दांतों के पीछे ऊपर की कठोर तालु पे स्पर्श कर रहा है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन हो गए। दंत व्यंजन वो होते हैं जब व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीवा दांतों से स्पर्श करती है। जैसे आप बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। ठीक है, ये हमारे दंत्य व्यंजन हैं। ओष्ठ व्यंजन होते हैं जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा किसी स्थान को स्पर्श नहीं करती, दोनों होंठ एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं। जैसे ऊ, इसमें आप देखो ऊ से होंठों की शेप जो है गोलाई में आ जाती है, ऊ, इसमें होंठों का काम है। प, फ, ब, भ, म, इसे आप बोलकर भी देख सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 5 भागों में होता है। पहला है कंठे व्यंजन, जो गले से निकलता है, कंठ यानी गला। दूसरा है तालव्य व्यंजन, जो तालु से टच करके जीवा से बोले जाते हैं। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन, जो कठोर तालु के अगले भाग पे स्पर्श करते हैं। चौथा है दंत्य व्यंजन, जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं स्पर्श करके। और पांचवा है ओष्ठ व्यंजन, जो होठों की सहायता से स्पर्श करके बोले जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन वैसे तो हम ऊपर के 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन फिर भी उनको आगे और एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया जा रहा है। दंतोष्ठ यानी ऊपरी दांत व निचले होंठ से। इसमें दंत और ओष्ठ यानी दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है। ये व्यंजन है व और फ। ठीक है, आप देखिए हमारा होंठ जो है दांतों को स्पर्श कर रहा है व और फ बोलते हुए। उसके बाद है नासकीय व्यंजन, जिनकी आवाज नाक से निकलती है। अंग, अंगा, अन्या, अणा, न, म। ये व्यंजन जो है नासकीय व्यंजन होती है, जो मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर आती है। अगला व्यंजन है कंठ तालव्य व्यंजन, यानी कंठ और तालु के साथ मिलकर दोनों का प्रयोग होता है। ए, ए। ठीक है, ये कंठ और तालव्य का प्रयोग है। आगे है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य होता है कंठ और ओष्ठ यानी गले और होंठ के उच्चारण से। ओ, आओ, आ। ये व्यंजन जो है गला और होंठ, होंठ भी इसमें मुड़ते हैं, शेप बदलती है होंठों की, तब ये दोनों कंठोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बनना, दो चीजों का मिल जाना, यानी दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या भी 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए क्ष में
क और श दोनों आधी आधी ध्वनि है और उसमें अ का स्वर मिलता है तो क्ष बनता है। जैसे रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। ऐसे त्र में त और र आधा आधी ध्वनि और उसमें पूरे अ की ध्वनि मिलकर त्र शब्द बनता है। त्र वर्ण बनता है और उससे शब्द बनेंगे पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। अब अगला है ज्ञ। ज्ञ में ज और ञ आधे आधे स्वर हैं और साथ में अ की ध्वनि मिलकर ज्ञ शब्द बनता है। सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। अगला है श्र। इसमें श और र आधे आधे स्वर हैं और जब में अ की ध्वनि उसमें पूरी मिल जाती है तो श्र बन जाता है। श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला अक्षर स्वर रहित होता है। देखिए पहला अक्षर ये क्षत्र श्र में क त ज श ये आधा है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये जो जुड़ा हुआ है वो दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे क्ष में श के साथ अ जुड़ा हुआ है, त्र में र के साथ अ जुड़ा हुआ है, ज्ञ में ञ के साथ अ जुड़ा हुआ है और श्र में र के साथ अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी स्वर के साथ होता है। अगला है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है दो बार प्रयोग किए जाने वाला। जब एक व्यंजन का अपने समरूप मतलब अपने जैसे व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे अन्न, न दो बार आया, चम्मच, म दो बार आया, अपने जैसा ही है ना। च के साथ च आया, सच्चाई, त के साथ त आया तो सत्ता। ठीक है, द्वितीय व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित यानी आधा व्यंजन होता है, आधी ध्वनि वाला, तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है यानी पूरी ध्वनि वाला, उसमें अ मिश्रित होता है। और अ के बिना देखिए आधा शब्द लिखा गया है और अ वाला शब्द पूरा लिखा गया है। अगला है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है यानी जब एक बिना स्वर वाला व्यंजन दूसरे स्वर वाले व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क आधा है और त पूरा है तो ये बन जाएगा क्त। स आधा है और व पूरा है, ये बन जाएगा स्व। आगे स आधा है, थ पूरा है तो ये बन जाएगा स्थ। द आधा है, ध पूरा है तो ये बन जाएगा ध। तो देखिए इनके साथ शब्द भी दिए गए हैं। त की आवाज वाला शब्द है संयुक्त, स्व की आवाज वाला शब्द है स्वाद, स्थ की आवाज वाला शब्द है स्थान और ध की आवाज वाला शब्द है शुद्ध। ठीक है, विशेष क्या है, संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन मिलाकर नया व्यंजन बनाते हैं किंतु संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में देखिए नया शब्द बना है क्षत्र ज्ञ श्र, ये नया शब्द बनता है लेकिन संयुक्ताक्षर में नया शब्द नहीं बनता, वो व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कल हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसकी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको एक उदाहरण वाली वीडियो के माध्यम से दे भी दी है। कल उसको और विवरण के साथ पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।